नमस्कार मित्रों, मैं पवन कोचिंग क्लासेस से पवन सर आप लोगों को आज उपन्यास का विश्लेषण करवाऊंगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है टीजीटी, पीजीटी और नेट के लिए, इसलिए इसको आप तैयार करें। सबसे पहले मैं मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास का विवरणवार अध्ययन कराता हूँ। इसमें मुंशी प्रेमचंद का पहला उपन्यास है प्रेमा। जैसा कि ठीक आप देख रहे हैं, प्रेम सेवा वर प्रेम रंग का निर्मला गवन कर्म गोदान। पहला इनका प्रेमा। दूसरा इनका है सेवा सदन। तीसरा वरदान। चौथा प्रेमाश्रम। पांचवा रंगभूमि। छठा कायाकल्प। जी सर। अगला है निर्मला। निर्मला। अगला गबन। अगला इनका उपन्यास है कर्मभूमि। आखिरी है गोदान। इनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र। मंगलसूत्र तो मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास रहा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला है प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। ये सारे उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के हैं। आज प्रेमा हमसभा यह दो सखियों का विवाह का रूपांतरण है। मुंशी प्रेमचंद का पहला उपन्यास जब प्राय उर्दू में लिखा करते थे तो हमसभा और दो सखियों का विवाह नामक इन्होंने उपन्यास लिखा था, जिसका रूपांतरण आगे चलकर इन्होंने प्रेमा का ही सेवा सदन के रूप में किया। आगे हम अध्ययन कराते हैं आपका विस्तृत वर्णन सेवा सदन उपन्यास का। तो चलिए क्रमवार दोस्तों, हम इसका विवरणवार अध्ययन कराते हैं, आप इसको देखें। सेवा सदन उपन्यास आपको देखना है मुंशी प्रेमचंद का सेवा सदन उपन्यास। तो पहला इनका उपन्यास प्रेमा है, दूसरा सेवा सदन है। सेवा सदन उपन्यास में क्या, ये सबसे पहले 1918 ईस्वी में लिखा गया था। ये कब लिखा गया था मित्रों? 1918 ईस्वी में। जो इनका सेवा सदन, इसमें है क्या विषय वस्तु इसका क्या है? ये इस उपन्यास में वेश्या प्रवृत्ति की समस्या को उठाया गया है। कौन सी प्रवृत्ति? वेश्या प्रवृत्ति। वेश्या प्रवृत्ति की समस्या
का अंकन किया गया। इसमें क्या किया गया है? वेश्या प्रवृत्ति की समस्या का अंकन किया गया है। अब इसका केंद्रीय पात्र है सुमन। इसका केंद्रीय पात्र कौन है? सुमन। हाँ, केंद्रीय पात्र, ध्यान दीजिएगा, इसका केंद्रीय पात्र सुमन है। ये इसका केंद्रीय पात्र सेवा सदन का। जैसा कि आप दोस्तों परीक्षा में भूल जाते हैं, तो इसका नाम आप देख रहे हैं सेवा सदन। सदन से से सुमन है। इसका केंद्रीय पात्र स्त्री महिला सुमन है। और सुमन के माध्यम से, इसमें सुमन के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने किसी स्त्री के वेश्या प्रवृत्ति अपनाने के पीछे का रीजन वर्णन किया है। इसमें दहेज तथा, इसमें ध्यान देना, सुमन के दहेज तथा पति द्वारा तिरस्कारपूर्ण क्रूर व्यवहार का चित्रण किया गया है। इसमें क्या किया गया है? पहला पॉइंट, ठीक है, दहेज प्रथा तथा पति द्वारा तिरस्कार। दहेज प्रथा तथा पति द्वारा तिरस्कार व क्रूर व्यवहार का चित्रण है। इसमें मित्रों कई बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसमें दहेज प्रथा, वेश्या प्रवृत्ति तथा पति के क्रूर व्यवहारों का चित्रण किया गया है। तो यह कौन सा है? सेवा सदन। सेवा सदन में सुमन के विवाह में उसके पिता दहेज नहीं दे पाते और जिसके कारण पति द्वारा तिरस्कृत की जाती है। इसी का प्रश्न इसमें मुख्यतः दिखाया गया है। अगला पॉइंट, पहला महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु उसका यह रहा। सेकंड, फर्स्ट इसकी वेश्या प्रवृत्ति की समस्या का अंकन। केंद्रीय पात्र इसका सुमन है। दहेज तथा पति द्वारा तिरस्कृत और क्रूर व्यवहार का चित्रण किया गया है। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण इसी उपन्यास का है। पीजीटी जैसे प्रश्न में विषय वस्तु पर आधारित क्वेश्चन आता है। इसमें है, इस उपन्यास में सांप्रदायिकता के प्रश्न पर भी संक्षिप्त चर्चा किया गया। इस उपन्यास में लेखक ने सांप्रदायिकता के प्रश्न को उठाया है। ध्यान रखिएगा मित्रों, कई बार ये क्वेश्चन आया है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जिसमें सांप्रदायिकता के प्रश्न को उठाया गया है? तो कौन है भैया? सेवा सदन। कौन सा है? सेवा सदन। कौन सा है मित्रों? सेवा सदन। तो इसका
सेवा सदन ऐसा उपन्यास है जिसका केंद्रीय पात्र सुमन है, जिसमें वेश्या प्रवृत्ति दिखाई गई है। सुमन का पति द्वारा जो है परित्याग दिखाया जाता है या तिरस्कार दिखाया जाता है। इसके क्रूर पति के क्रूर व्यवहार से प्रताड़ित होती है वह, और इसमें सांप्रदायिकता के प्रश्न को भी उठाया गया है। ऐसा उपन्यास आपका सेवा सदन है। तो इसके विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगला उपन्यास अब हम देखेंगे वरदान। कौन सा उपन्यास है भाई? वरदान। वरदान याद है कि प्रेमा सेवा वर, ठीक है। वरदान, इनके वरदान में क्या है ये आपको जानना है। हालांकि वरदान अब तक ही टीजीटी में नहीं है, इसलिए इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ चर्चा कर लेंगे मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास, ठीक है, प्रेमाश्रम की। ये बहुत अधिक टीजीटी में सबसे ज्यादा आया है ये सेवा सदन, ठीक है, सबसे ज्यादा आने वाला रहा है सेवा सदन प्रेमाश्रम। तो प्रेमाश्रम पहले देखते हैं। प्रेमाश्रम का रचनाकाल जो माना जाता है ये 1920, कितना माना जाता है? 1920। इसको मिटाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेमाश्रम का। उपन्यास से दिया प्रेमाश्रम, लिखा गया था 1920 में। कब लिखा गया था? 1920 में। इसको लेखक ने 1920 में लिखा था, जिसका प्रकाशन 1921 में कराया गया था। प्रकाशन कब हुआ? 1921 में। ध्यान देना शिष्यों, इसका प्रकाशन 1921 में हुआ। और अभी देखना है ये ब्रिटिश, इस उपन्यास में चर्चा किसकी की गई है। ध्यान दें, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। प्रेमाश्रम में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, इसमें क्या है भैया? ब्रिटिश, ध्यान देना, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जमींदारों और किसानों के संबंधों का चित्रण है। जमींदारों और किसानों के संबंधों का चित्रण है। ध्यान दें, प्रेमाश्रम ब्रिटिश शासक के अंतर्गत जमींदारों और किसानों के संबंधों का चित्रण किया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि जमींदार और साहूकार वर्ग ने शोषणकारी कैसी नीति अपनाई है, उसी का पर्दाफाश प्रेमाश्रम जैसे उपन्यास में किया गया। अब सेकंड पॉइंट इसका क्या आता है? सेकंड पॉइंट प्रेमाश्रम का, इसका नायक कौन है? बहुत ज्यादा आया है कि प्रेमाश्रम का नायक कौन है। प्रेमाश्रम उपन्यास का नायक, ध्यान देना, प्रेमाश्रम उपन्यास के नायक का नाम शिष्यों प्रेम शंकर है। क्या है इसका नायक? प्रेम शंकर। हाँ, नायक है प्रेम शंकर। इस उपन्यास का नायक कौन है भैया? प्रेम शंकर इसका नायक है और ये युवक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक
युवक है। प्रेम शंकर क्या है? एक युवक है। यही उपन्यास का प्रमुख नायक है और जो उच्च वर्ग से संबंधित है। इसका वर्ग क्या रहता है? उच्च वर्ग। प्रेम शंकर एक युवक है और युवक किस वर्ग का है? उच्च वर्ग। ध्यान देना, उच्च वर्ग के प्रेम शंकर नामक युवक ने प्रेमाश्रम उपन्यास का प्रतिनिधित्व किया। अब दूसरी बात आती है, अब यहां पर तीसरा पॉइंट इस उपन्यास का, वस्तुतः शुरुआत में प्रेमचंद पर आदर्शवाद का गहरा प्रभाव था जो इसमें परिलक्षित होता है। तो यहां कह सकते हैं प्रेमाश्रम उपन्यास आदर्शवादी विचारधारा से प्रभावित है। आदर्शवादी विचारधारा से प्रभावित। किस विचारधारा से प्रभावित है भैया? प्रेमाश्रम उपन्यास का केंद्रीय पात्र प्रेम शंकर आदर्शवादी विचारधारा से प्रभावित है। ये आप जान रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है टीजीटी जैसे प्रश्न में जो कि आ सकता है कि प्रेमाश्रम का नायक कौन है, तो क्या बताएंगे आप? प्रेम शंकर। ध्यान दीजिए, प्रेम शंकर इसका नायक है। और प्रेमाश्रम उपन्यास किस विचारधारा से प्रभावित है? तो आदर्शवादी विचारधारा से शिष्यों यह प्रभावित है। इसके विषय में आप ध्यान रखना, कई बार आया है। और किस शासन के अंतर्गत लिखा गया? तो ब्रिटिश शासक के अंतर्गत जमींदारों और किसानों के संबंधों का चित्रण है। उसमें दिखाया गया है कि जमींदार वर्ग किसानों को किस तरह से प्रताड़ित करते हैं। यह इस उपन्यास में दिखाया गया है, जो कि देखने को मिलता है। अब हम बहुत ज्यादा समय इस पर न लेंगे, क्योंकि बहुत से उपन्यासों का व्याख्यान करना है जो कि लगभग अंदर से पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं टीजीटी, पीजीटी तथा असिस्टेंट जैसे परीक्षा में। इसलिए मित्रों, इसको हम मिटाते हैं। अब हम बात करते हैं उपन्यास रंगभूमि। ध्यान दें, अगला उपन्यास की बात हम करते हैं जिसका नाम है रंगभूमि। तो भैया पहला ये बात आती, रंगभूमि मतलब होता क्या है? तो रंगभूमि किस रंग का मतलब है? रंगदारी। भूमि का मतलब है जमीन, अर्थात जमीन पर जो रंगदारी को जो दिखाता हो, अर्थात जो रंगदारी को दर्शाता हो। अर्थात इसमें स्वाभाविक सी बात है, जो है अमीर वर्गों का प्रतिनिधित्व इस उपन्यास में मुंशी जी ने किया है। अब यहाँ क्या किया है भाई, ध्यान दें। यह उपन्यास 1925 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1925 ईस्वी में लिखा गया। अब इस उपन्यास में ध्यान दें, पॉइंट कथन नंबर 1, इस उपन्यास में ध्यान दें, इस उपन्यास में पूंजीवाद, इस उपन्यास में पूंजीवाद या महाजनी, पूंजीवाद या महाजनी सभ्यता के
साथ सभ्यता के साथ भारतीय गांवों की शुरुआती टकराहट, भारतीय गांव की शुरुआती टकराहट का चित्रण है। शुरुआती टकराहट का चित्रण है। और ध्यान दें, इस उपन्यास में पूंजीवादियों की शोषण प्रवृत्ति का भी चित्रण किया गया है। दूसरा पॉइंट, इस उपन्यास में पूंजीवादी शोषण प्रवृत्ति का चित्रण है। इस उपन्यास में भैया पूंजीवादी शोषण प्रवृत्ति का चित्रण किया गया है। अब बात यह आती है कि इस रणभूमि उपन्यास का नायक कौन है। तो ध्यान दें, तीसरा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, कई बार टीजीटी जैसे प्रश्न में आया कि इस उपन्यास का नायक सूरदास है। कौन है भैया? सूरदास। इस उपन्यास का नायक सूरदास है। नायक कौन है इसका? सूरदास है। अगला पॉइंट, इस उपन्यास में सूरदास गांधीवादी विचारधाराओं से प्रभावित। यहां देखो, इस उपन्यास का नायक गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित यह देख रहे हैं। इसके और प्रमुख पात्र हैं, इस उपन्यास के और प्रमुख पात्र हैं और प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? गांधीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है सूरदास। और प्रमुख पात्र, ठीक है, भरत सिंह प्रमुख पात्र इसका आप जान रहे हैं, सूरदास है ही। प्रमुख पात्र कौन है? सूरदास प्रमुख पात्र। और पात्र कौन से हैं? भरत सिंह, ध्यान दें, भरत सिंह, विनय, महेंद्र कुमार। भरत सिंह, विनय, महेंद्र कुमार, ये चार पात्र प्रमुखतः इस उपन्यास रणभूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं। रणभूमि की नारी पात्र सोफिया है। कौन है नारी पात्र? कौन है इसकी भाई? सोफिया। सोफिया है, ठीक है। जो
नारी दमन को प्रस्तुत करती है, जो नारी दमन को प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत करती है। इतने महत्वपूर्ण इस उपन्यास के विषय वस्तु थे। अब हम अगले उपन्यास कायाकल्प की चर्चा करते हैं। यहाँ एक ट्रिक में है आपका कायाकल्प। कायाकल्प कायाकल्प उपन्यास 1926 में लिखा गया। 1926 ईस्वी। ये कब लिखा गया भैया? 1926 ईस्वी में। नोट, इसमें पहला पॉइंट सांप्रदायिक। इसमें सांप्रदायिक समस्या को केंद्र बनाया गया। केंद्र बनाया गया। है। ठीक है, सांप्रदायिक समस्या को उपन्यास का केंद्र बनाया गया है। दूसरा पॉइंट यह है, इस उपन्यास में हिंदू मुस्लिम, इस उपन्यास में हिंदू और मुस्लिम, इस उपन्यास में हिंदू और मुस्लिम या मुसलमान सांप्रदायिकता को दिखाया गया है। कायाकल्प का नायक की बात आती है कि कायाकल्प उपन्यास का नायक कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका नायक चक्रधर है। कायाकल्प उपन्यास का नायक चक्रधर है, जो जमींदार की लड़की, ध्यान दें, कौन है भैया कायाकल्प का नायक? चक्रधर, जो जमींदार की लड़की प्रेमा से, जमींदार की लड़की प्रेमा से ठीक है, प्रेमा, यह इसका दूसरा नाम उसमें था मनोरमा से प्रेम करता है। मनोरमा से इसका अधिकांशतः बहुत प्रसिद्ध नाम रहा है मनोरमा। तो ध्यान दीजिएगा,
लड़की मनोरमा से प्रेम करता था, किंतु दोनों का विवाह नहीं हो पाता है। चक्रधर और का विवाह मनोरमा से नहीं हो पाता है। बाद में वह सारी परंपराओं को ठोकर मारते हुए, ठीक है, एक मुस्लिम परिवार की विधवा से शादी कर लेता है। कौन मुस्लिम परिवार की विधवा से शादी कर लेता है? चक्रधर। कौन शादी कर लेता है? चक्रधर। पहले चक्रधर किससे प्रेम करता था? मनोरमा से। ठीक है, फिर इसमें इसके समानांतर एक पुनर्जन्म की भी कथा इसमें चलती है, जिसमें इस उपन्यास को कमजोर बना दिया। इसके समानांतर एक कथा और चलती है, इसी कारण इसको हम कहते हैं यह उपन्यास पुनर्जन्म। यह उपन्यास पुनर्जन्म से संबंधित है। बस इस उपन्यास में इतना ही। इसका नायक पीजीटी और टीजीटी में पूछ सकता है कि इस उपन्यास का नायक कौन है, नायिका कौन है। तो कायाकल्प का नायक चक्रधर, नायिका मनोरमा है। ध्यान देना मित्रों, अगला उपन्यास इनका है निर्मला। इसको मिटाते हैं, निर्मला के विषय में हम लोग विचार करते हैं और बताते हैं। निर्मला यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा 1927 ईस्वी में लिखा गया। निर्मला की यहाँ पर अनमेल विवाह हुआ। तो सबसे पहला बात यह का है कि अनमेल विवाह की समस्या को इसमें उठाया गया। पॉइंट नंबर 1, अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण। इसमें क्या देखने को मिलता है? अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण देखने को मिलता है। अब बातें आती हैं, इसमें एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है उदय भानु लाल। इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है उदय भानु लाल। ध्यान देना, उदय भानुलाल नामक व्यक्ति अपनी बेटी, इसकी बेटी रहती है। बेटी कौन रहती है भैया? इसकी बेटी रहती है निर्मला। उदय भानुलाल नामक जो है ये पात्र था जिसकी बेटी निर्मला थी। ठीक है, निर्मला की शादी अच्छे परिवार में करना चाहता था। भानुलाल क्या चाहता था? उदय भानुलाल क्या चाहता था कि हमारी पुत्री निर्मला का विवाह किसी अच्छे परिवार में हो, किंतु उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। किसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है? निर्मला की। हाँ, नहीं, निर्मला की नहीं मित्रों, आकस्मिक मृत्यु इसके पिता उदय भानुलाल का हो जाता है। मृत्यु किसका होता है आकस्मिक? उदय भानुलाल, या मृत्यु होती है उदय भानुलाल। ठीक है, मृत्यु होने के कारण, ठीक है, निर्मला के घर की स्थिति कमजोर पड़ जाती है। निर्मला की घर की स्थिति कमजोर पड़ जाती है और निर्मला की शादी 3 बच्चे के पिता, एक बूढ़े 3 बच्चे के पिता से
अर्थात उस बूढ़े 3 बच्चों के जो पिता जो थे उसका नाम था तोताराम। क्या नाम था मित्रों? तोताराम। तो निर्मला का विवाह है, ध्यान दो, 3 सेकंड कर लो इसको, 3 बच्चों के पिता, 3 बच्चों के पिता तोताराम से हो जाती है। किससे हो जाती है? तोताराम से हो जाती है। 3 बच्चों के पिता तोताराम से, ठीक है, तोताराम से निर्मला का विवाह हो जाता है, हो जाता है। ध्यान दें, विवाह निर्मला का विवाह तोताराम से क्यों होता है? और तोताराम 55 वर्ष का था। तोताराम कितने वर्ष का था? 55 वर्ष का एक बुढ़ा, और 3 इसके पुत्र थे। इसकी पहली पत्नी का देहांत हो गया था, और जब उदयभान निर्मला के पिता इनका देहांत हो गया तो मजबूरन इसकी माँ इसका विवाह तोताराम नामक के बुढ़े व्यक्ति से कर देती है, ठीक है। किंतु यह शादी सफल नहीं हो पाती, किंतु यह शादी सफल नहीं हो पाती। तोताराम के बड़े बेटे, 3 बेटे थे, बड़े बेटे का नाम था मनसाराम। तोताराम के मित्रों, तोताराम के बड़े बेटे का नाम, ध्यान देना, तोताराम के बड़े बेटे का नाम, बड़े बेटे का नाम मनसाराम था। मनसाराम, बड़े बेटे का नाम, बड़े बेटे का नाम, यहां ध्यान दें, मैं ऊपर लिख रहा हूं, बड़े बेटे का नाम मनसाराम था। बड़े बेटे का नाम क्या था भैया? मनसाराम। मनसाराम और निर्मला में प्रेम की भावना धीरे धीरे पनपने लगती है, क्योंकि मनसाराम समकक्ष था निर्मला। मनसाराम उम्र में निर्मला के समान था, अर्थात निर्मला, ठीक है, के पिता के समान थे तोताराम, इसलिए निर्मला तोताराम से खुश नहीं थी, अर्थात मनसाराम से प्रेम करने लगती है। और बाप और बेटे में, बाप बेटे अर्थात तोताराम और मनसाराम में इसी के कारण, ठीक है, ईर्ष्या की प्रवृत्ति जन्म ले लेती है। ईर्ष्या की प्रवृत्ति जन्म ले लेती है। किसमें जन्म लेती है भाई? तोताराम में। क्यों जन्म लेती है? क्योंकि मनसाराम निर्मला से प्रेम करने लगता है। मित्रों ध्यान रखना, और एक गृह युद्ध जैसी समस्या यहाँ जन्म ले लेती है। किस कारण से? निर्मला और मनसाराम के प्रेम के कारण से। प्रेमचंद्र इस उपन्यास में, मुंशी प्रेमचंद इस उपन्यास में यही दिखाना चाहते हैं कि अनमेल विवाह की व्यथा को भीतर ही भीतर न सह कर पाना परिवार के लिए कितना घातक होता है, इसमें इस प्रवृत्ति को दिखाया गया है। अर्थात तोताराम का पूरा परिवार विखंडित हो जाता है और बाद में इसके पुत्र भी मर जाते हैं। इस कथा को जो यहाँ पर वर्णित किया गया है निर्मला नामक उपन्यास में। तो मित्रों इसमें इतना ही। मैं अगले उपन्यास की बात करता हूँ। इसके बाद आता है मित्रों गबन उपन्यास। तो मैं गबन की बात करता हूँ, मिटा देते हैं इसको।
कौन सा उपन्यास अब चलेगा? गबन। गबन उपन्यास, ध्यान दें। तो गबन उपन्यास में क्या है? उपन्यास का नाम क्या है भैया? गबन। गबन। कब लिखा गया मित्रों? 1930 ईस्वी में। गबन उपन्यास कब लिखा गया था? 1930 30 ईस्वी में। इसका नायक कौन था? पहला पॉइंट, गबन का नायक, इसका नायक ध्यान दें रमानाथ था। नायक का क्या नाम था? रमानाथ। रमानाथ। ठीक है। जो मध्यवर्गीय युवकों का प्रतिनिधित्व करता है, जो मध्यवर्गीय युवक है, मध्यवर्गीय युवक है। ध्यान देना, एक ऐसा युवक है मध्यवर्गीय युवक जिसकी रामानाथ की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, इसमें दिखाया गया है। इसकी पत्नी जालपा थी। रामानाथ की पत्नी कौन है? जालपा। ध्यान देना, जालपा। इसकी पत्नी कौन थी? जालपा। जालपा। ठीक है, जालपा इसकी पत्नी थी। ठीक है। यद्यपि वो बहुत अच्छी नारी है, जालपा यहाँ बहुत अच्छी नारी है, बहुत अच्छी नारी है। आभूषणों के प्रति उसका गहरा लगाव होता है। यहाँ अगला पॉइंट, जालपा का, ध्यान दें, जालपा का आभूषणों के प्रति ठीक है, के प्रति बहुत लगाव है। आभूषणों के प्रति जालपा का क्या है? बहुत लगाव है। ठीक है। रमानाथ एक बार अपनी पत्नी के गहने को अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, ठीक है, सरकारी विभाग में जमा कर देता है या रख देता है, जिसे आप कहते हैं गिरवी रख देता है। किंतु वह पकड़ा जाता है। किंतु क्या करता है? वह पकड़ा जाता है। अर्थात इस उपन्यास से मुंशी प्रेमचंद यह दिखाना चाहते हैं कि व्यक्ति के लिए आकांक्षाएं कितनी घातक होती हैं। इस समस्या को इसमें दिखाया गया है। इसमें मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता की दृष्टि से यह उपन्यास बेजोड़ है। मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता की दृष्टि से यह उपन्यास बहुत ही बेजोड़ रहा है। अगला, इसमें इतना ही आ सकता है। अगले की बात हम करते हैं, कर्मभूमि। अगला कौन सा उपन्यास है भैया? कर्मभूमि। कर्मभूमि। अगले उपन्यास का नाम है कर्मभूमि। कर्मभूमि उपन्यास को 1932 ईस्वी में लिखा गया था। कितने में लिखा गया था? 1932 में। इसमें कई समस्याओं को दर्शाया गया। किसमें? इसमें कई समस्याओं को दिखाया गया है। इसमें कई समस्याओं को दिखाया गया है। इसका नायक, दूसरा पॉइंट, इसका नायक मित्रों अमरकांत। नायक कौन है इसका? अमरकांत समाज सेवक है। अमरकांत क्या है? समाज
सेवक है। अमरकांत एक समाज सेवक है जो समाज सेवा के ऊपरी रूपों से होता हुआ बुनियादी स्तर पर तक पहुंचता है। सेवा को अपना लक्ष्य मानता है। इस उपन्यास में तीसरा पॉइंट हरिजनों की, इस उपन्यास में हरिजनों की समस्या को, हरिजनों की समस्या को दिखाया गया। हरिजनों की समस्या को दिखाया गया है। अब नोट ध्यान देना, कर्मभूमि एवं प्रेमाश्रम में किसानों की समस्या का अंकन है। ठीक है ना। अब यहाँ इनके मुंशी प्रेमचंद के इतने उपन्यास जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो आ सकता है, ये आप लोगों को तैयार रखना है। इसको आप देखें। गोदान के विषय में आप जानते हैं। गोदान का लिखा गया था मित्रों 1936 ईस्वी। गोदान कब लिखा गया था? 1936 ईस्वी में। यह उपन्यास होते हुए भी कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता। क्या? कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। इसे कृषक जीवन का क्या कहते हैं? महाकाव्य। इस प्रकार मित्रों, आज मैं मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का विश्लेषण किया और अब इसके आगे दूसरे लेखक का भी विश्लेषण करके ग्रुप में डालूंगा, जिसे आप पढ़ेंगे यूट्यूब चैनल पर। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन कोचिंग क्लासेज जौनपुर हिंदी बाई पवन सर को भूलना, ठीक है, न भूलें और सब्सक्राइब करें, उसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।